हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक श्रृंखला जिसमें हम आपको यूपी टेट में आने वाले सब्जेक्ट को जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन को पढ़ाने की। ठीक है, देखिए हमारे चैनल का नाम है अरमान मैथ्स सेंटर। इसका मतलब इसमें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो है मैथ्स के क्वेश्चन डालते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको जीके, जीएस और रीजनिंग इन सब के भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा। ठीक है, तो हम आज लेके आए हैं आपके लिए ईवीएस यानी कि पर्यावरण। यूपी टेट में जो पर्यावरण आती है 30 नंबर की, उसमें से हम 30 महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन आए जो बार बार पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कोशिश करिएगा पहले आप अपना आंसर सोच लीजिए, उसके बाद मैं आंसर जब बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कितना आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, जो गैस ट्रेजेडी हुई थी कहाँ, भोपाल में, वो किस गैस की वजह से हुई थी। क्या वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी, क्या वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, या कार्बन डाइऑक्साइड थी, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड थी। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, चलिए अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी हमने लिख रखी है, उसे ही पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए उत्तर सही कौन सा है, बी है। क्या व्याख्या है। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी कि यूसीआईएल के कीटनाशक संयंत्र में हुई थी। इसमें जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट एमआईसी का रिसाव हुआ था, जिसमें हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। ये परीक्षाएं बार बार पूछा जाने वाला पर्यावरण प्रदूषण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे पहली बात तो ये है कहाँ, ठीक है, अभी बताते हैं। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हाथी, सांप, एशियाई शेर या फिर गेंडा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा एशियाई शेर। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, एशियाई शेर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए गुजरात के जूनागढ़ में स्थित, सबसे पहली बात तो गिर कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और कहाँ है, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, भूगर्भीय चक्र कहते हैं, या फिर भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं इसके आंसर्स को। देखिए लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में पोषक तत्वों का सजीवों और निर्जीव पर्यावरण के बीच लगातार चक्रण होता रहता है, जिसे ही क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र यानी कि बायोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। जैसे जो है जल चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, कार्बन चक्र है आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। 16 सितंबर, तो बी है 7 दिसंबर, 30 मार्च, या फिर 22 अप्रैल। तो देखिए इसका जो ऑप्शन रह जाएगा, यानी कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं, इसकी थोड़ी व्याख्या हम लोग। देखिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बात समझ रहे ना। अच्छा एक बात बताइए, ये ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, इसको कमेंट करके अभी बताइए। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए हर साल 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत, अरे चलिए यहीं पे लिखा हुआ है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है और सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यानी कि यूवी लाइट को जो है रोकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा संकटग्रस्त जंतु दैत्यकार पांडा कहाँ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, या ब्राज़ील में। तो देखिए इसका आंसर जो सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन में। ठीक है, चीन में पाए जाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। विशालकाय या दैत्यकार पांडा मुख्य रूप से चीन के पहाड़ी बांस के जंगलों में पाए जाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संगठन की IUCN, इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगी, कि रेड लिस्ट, हिंदी में लिखी, इंग्लिश में आप बताइए, कि रेड लिस्ट में शामिल एक संकटग्रस्त जीव है। ये विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF का
आधिकारिक प्रतीक लोगो भी है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है? अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक करना ना भूलेंगे वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या फिर कोयला? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन एक ऐसा स्वच्छ ईंधन है, ठीक है, जिसे दहन से केवल जल, यानी कि जिसके दहन से केवल H2O और ऊर्जा, H2O लिखा हुआ है, H2O और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें कार्बन बिल्कुल नहीं होती, इसलिए ये न्यूनतम या शून्य पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर है किससे संबंधित, देखते हैं। मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। अब क्या होता है ग्रीन मफलर, इसको समझिए। देखिए, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों, औद्योगिक क्षेत्रों और रिहायशी इलाकों के किनारे 4-6 कतारों में घने पेड़ जैसे अशोक, नीम लगाए जाते हैं। ये पेड़ ध्वनि तरंगों को अवशोषित करते हैं। पौधों द्वारा ध्वनि प्रदूषण के इस नियंत्रक को ही क्या कहा जाता है? ग्रीन मफलर कहा जाता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 86, 92 या 96? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1986। चलिए इसे देखते हैं हम लोग। देखिए, भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वर्ष 1986 में पारित किया गया था। ये अधिनियम मार्च 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया था, और इसे छाता विधान भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, किस पारिस्थितिकी परितंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा और किसमें? जलीय तालाब परितंत्र में, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या कह रहा है, एक तालाब या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्पादकों, ठीक है, बात समझिए, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन का कुल भार बहुत कम होता है, जबकि प्राथमिक उपभोक्ताओं जैसे छोटी मछलियां जो होती हैं और शेष उपभोक्ताओं यानी कि बड़ी मछलियों का जैव भार क्रमशः बढ़ता जाता है, इसलिए उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की श्रेणी में रखा जाता है? कृत्रिम मतलब जो हम लोग बनाते हैं, इंसानों द्वारा बनाया गया होता है। प्राकृतिक क्या होता है? जो अपने आप प्रकृति से बना होता है। तो देखिए, क्या वन है? तो वन तो प्राकृतिक होता है। झील प्राकृतिक, और धान का खेत कृत्रिम है, और घास के मैदान भाई प्राकृतिक देखा जाए तो है। तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सी, यानी कि घास के मैदान, धान के खेत, ठीक। चलिए व्याख्या देखते हैं। वन, झील और घास के मैदान कैसे हैं? ये जो हैं पारिस्थितिकी तंत्र है प्राकृतिक, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा खुद संचालित होते हैं। लेकिन धान का खेत मानव द्वारा निर्मित और प्रतिबंधित होता है, इसलिए इसे कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। समझ? चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1960, 72, 80, 88? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 1972। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। कह रहा भारत में अवैध शिकार को रोकने और वन जीवों एवं पौधों के संरक्षण के लिए वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। इसके तहत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण? नहीं, वो तो पौधे खुद भोजन बनाते हैं, उसे कहते हैं आसवन, इसे भी नहीं। किण्वन, या फिर लिखा हुआ है एस्टरलाइजेशन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सी, यानी कि किण्वन। आपने पढ़ा होगा बहुत कायदे से हाई स्कूल में अपने। चलिए तो इसे थोड़ा समझते हैं आखिर है क्या, हालांकि आपको पता है इसके बारे में। दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, की प्रक्रिया किण्वन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस, ये नाम याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु मुख्य भूमिका निभाता है, जो दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रदूषण के कारण किस नदी को जैविक
मरुस्थल कहा जाता है? ठीक है, तो यमुना नदी को कहा जाता है कि दामोदर नदी को कहा जाता है, पेरियार नदी को कहा जाता है या महानदी को? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि दामोदर नदी। अब देखिए समझते हैं इस चीज़ को। दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला खदानों और भारी उद्यानों के कचरे के कारण अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है। प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण इस नदी में जलीय जीवों का जीवित रहना कठिन होता जाता है, इसलिए इसे जैव मरुस्थल कहा जाता है। बात समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर या फिर एम एस स्वामीनाथन? अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना है कि एम एस स्वामीनाथन किससे संबंधित हैं, ठीक है, बताइएगा। चलिए वैसे देखिए, चिपको आंदोलन वर्ष, एक मिनट, चिपको आंदोलन वर्ष 1973 में तत्कालीन, ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी कि वर्तमान जो उत्तराखंड हो गया, पहले अलग अलग हो गया, कि चमोली ज़िले में शुरू हुआ था। वनों की कटाई को रोकने के लिए ग्रामीण लोगों, विशेषकर महिलाएं, पेड़ से चिपक गई थी। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, क्या हुआ था इसमें? पेड़ों से चिपक गई थी, काटने के लिए विरोध कर रही थी पेड़ों को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परियोजना टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 73 में, 72 में, 81 में या फिर 85 में? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1973 में। चलिए इसको समझते थोड़ा सा। कह रहा भारत में बाघों की लगातार घटती आबादी को बचाने और उनके संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973, कब? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी कि उत्तराखंड से की गई थी। ये भारत सरकार की एक अत्यंत सफल वन्यजीव संरक्षण योजना थी। अच्छा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर नए हैं, अभी आए हैं, तो लाइक करना ना भूलिएगा। अभी लाइक करिए जाके चैनल को, वीडियो को अगर अच्छी लग रही हो तो, ठीक, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन या फिर प्रोपेन? तो ऑप्शन से हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। मानव जनित गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक यानी कि CO2 सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। हालांकि अगर जलवाष्प विकल्प में हो तो प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प है, लेकिन विकल्प नहीं है। विकल्प में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड मारेंगे। चलिए, भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक, मालवा के पठार में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में या फिर छोटा नागपुर के पठार में? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिमी घाट में। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जैव विविधता का हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वायुमंडल में कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी यानी कि यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकती है? तो अभी बता चुके हैं, ओजोन गैस पाई जाती है। कहाँ? समताप मंडल में। तो ऑप्शन कहाँ सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि समताप मंडल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या ऊपर हो चुकी, वही बातें देखिए लिखी हुई यहाँ पे। वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल के निचले, ठीक है, निचले हिस्से में ओजोन गैस की एक मोटी परत होती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। ये सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी कि यूवी रेस को अवशोषित कर हमें त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और हो गया, अगर यूवी रेस डायरेक्ट पड़ेंगी तो आपको किस बीमारी का खतरा हो सकता है? तो त्वचा कैंसर का खतरा हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है? हालांकि क्वेश्चन पूरा नहीं है, होना मतलब क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, आंसर पूरे नहीं है। इसमें ऑप्शन जो है आप इसको समझ लीजिए कहाँ से निकलती है। अभी गिरती है मैं आपको बताते हैं। देखिए कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गिरती कहाँ पे? देखिए पूरे एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। भारत की सबसे लंबी नदी उत्तराखंड की गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद इसे गंगा कहा जाता है। ये भारत और बांग्लादेश से बहते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लेकिन पहले इसको थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं इसकी।
ध्वनि की तीव्रता और प्रदूषण को मापने की इकाई डेसिबल यानी कि डीबी कहीं लिखा हुआ है और समझ लीजिए डेसिबल लिखा हुआ है। सामान्य बातचीत में ध्वनि लगभग 30 से 40 डेसिबल होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार 45 डेसिबल तक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है, जबकि 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि कर्णकटु और प्रदूषण की श्रेणी में आती है। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। आगे देखते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ATP, इसको तो ऊर्जा मुद्रा कहते हैं कोशिका की। और सूर्य का प्रकाश, DNA या फिर RNA। तो ऑप्शन क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूर्य का प्रकाश। समझ लेते हैं कैसे। देखिए, पृथ्वी पर मौजूद किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम और प्रारंभिक स्रोत सूर्य का प्रकाश ही है, और पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, जो खाद्य श्रृंखला के माध्यम में अन्य जीवों तक पहुंचती है। अरे भैया, पौधे जब अपना खाना बनाएंगे तभी तो पौधों को कोई खाएगा, और जो जीव उनको खाएगा पौधों को, उनको कोई और खाएगा, तो ऐसे ही जो है कार्य श्रृंखला बनेगी। तो प्रकाश संश्लेषण ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो समझ लीजिए किस नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। अब इसको समझते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास निकलती है। तिब्बत में तिब्बत में इसे सांगपो, जिसका अर्थ होता है शोधक या पवित्र करने वाली, कहा जाता है। जब ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इस बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण मापने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ठीक है, कौन सी एजेंसी? यानी कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल, या भारतीय सर्वेक्षण विभाग, या केंद्रीय जल आयोग। तो कह रहा है ध्वनि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका ए यानी कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड। ठीक है, चलिए इसे देख लेते हैं हम लोग। भारत में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण की निगरानी, रोकथाम और नियंत्रण के लिए शीर्ष वैधानिक संस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। इसकी स्थापना 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, समझ गए? तो क्या ऑप्शन है? ए, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन न्यूयॉर्क, हेग, पेरिस, जिनेवा। तो ऑप्शन कौन सा देगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेग में। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। संयुक्त राष्ट्र यूएन के प्रमुख अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग शहर में पीस पैलेस में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ये पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर कानूनी राय भी देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों के प्रदूषण से, विलुप्त के कगार पर जीवों से, घटते भूगर्भ जल स्तर से, या वायु प्रदूषण की सूची से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बी यानी कि विलुप्त के कगार पर जीवों से। चलिए, रेड डाटा बुक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, हमने आपसे कहा था इसकी जो है वो मुझे हिंदी में तो लिखा है, इंग्लिश में आप मुझे कमेंट करके बताइए इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, द्वारा जारी की जाती है। इसमें दुनिया भर के उन पौधों, कवक और जंतुओं का रिकॉर्ड रखा रहता है जो पूरी तरह से संकटग्रस्त हैं या विलुप्त होने के कगार पर खड़े हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करिएगा वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो ऑप्शन से हो जाएगा बी यानी कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ध्यान रखिएगा किसने लिखा है? जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27। एक मिनट, देखिए कह रहा है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या लोकसभा सचिवालय। तो ऑप्शन सही जाएगा ए यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति पद के चुनाव कराने और उनकी अधिसूचना जारी करने की पूरी जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की होती है।
इसका उल्लेख संविधान के किसमें 324 में है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य जाल कहा जाता है भाई। खाद्य श्रृंखला का परस्पर समूह क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई सारी खाद्य जाल यानी कि फूड चेन आपस में जुड़ी होती हैं। खाद्य श्रृंखलाएँ आपस में जुड़ी होती हैं। जब ये खाद्य श्रृंखलाएँ मिलकर एक जटिल नेटवर्क या जाल जैसा ढांचा बना लेती हैं तो इसे खाद्य जाल कहा जाता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह के रूप में या इसमें ऊर्जा प्रवाह के कई रास्ते होते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब एक जाल टाइप का बन जाता है जिसमें कई खाद्य श्रृंखलाएँ जुड़ी होती हैं, नेटवर्क बन जाता है। अगली बार ऐसे क्वेश्चंस में फ़ोटो भी लगा दूंगा ताकि आपको और ध्यान रहे। चलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को हमारे, और लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा वन जीव सप्ताह प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, सितंबर के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में या अगस्त के प्रथम सप्ताह में? देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए भारत में वन जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक यानी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन जीव सप्ताह मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1957 में हुई थी। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन से पहले अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, यानी बल्कि एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख बनाती है। ठीक है, गंगा नदी और गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा नदी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा डी यानी कि नर्मदा नदी। क्यों, अब इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, देखिए सबसे पहले यही क्वेश्चन हो गया, पश्चिम की ओर कौन कौन नदी बहती है? नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, और कठोर चट्टानों के कारण अपने साथ गाद या मिट्टी नहीं ला पाती, इसलिए अरब सागर में गिरते समय डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अगर वीडियो तो 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगभग कई बार पूछे गए हैं यूपी टेट में, तो अगर अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे बता दीजिएगा अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।